सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। आज 5 सितंबर है और यहाँ न्यूयॉर्क में गर्मी बढ़ती जा रही है और पिछले दिनों ईडा हरिकेन ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में कहर ढाया था। न्यूयॉर्क शहर में इतनी बरसात इतिहास में कभी नहीं हुई थी। दिल्ली और पटना में जब सड़कों पर बरसात का पानी जम जाता है तो हम सरकार को कोसते नहीं थकते हैं। देखिए विश्व के फाइनेंशियल कैपिटल न्यूयॉर्क की कुछ वीडियोस जो आपसे साझा कर रहा हूं। Yes, you are. स्वागत है आप सभी का वीकली टेक्स साप्ताहिकी के 56वें एपिसोड में, 56th एपिसोड। सोशल मीडिया भारत ही नहीं दुनिया भर के समाचारों के प्राथमिक सोर्स में से एक है। फिर भी उपयोगकर्ताओं को क्वेश्चनेबल एक्यूरेसी की सामग्री से अवगत कराया जाता है, जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, पार्टीशनशिप, स्यूडो साइंस और यहाँ तक कि गढ़ी गई नकली समाचार, फेक न्यूज रिपोर्ट सभी शामिल हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनमें सबसे प्रमुख है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मायने ये नहीं है कि आप जो चाहें जब चाहें कह डालो, और वो भी तथ्य की पूरी जानकारी के बगैर। उसके अलावा हर समाचार की सच्चाई से हम वाकिफ नहीं हो पाते, क्योंकि समाचार सुनाने वाले का भी एक बायस होता है। और एक वजह यह भी है कि हम भी बिना तथ्य की जिम्मेदारी से एग्जामिन किए हुए फॉरवर्ड कर देते हैं, और जिनका हम पे भरोसा है वो उसे सच मानकर आगे बढ़ा देते हैं और ये लिंक चलता रहता है। मेरी कोशिश होती है कि खबरों को बिना बायस के और पूरा एग्जामिन करके ही आप तक आपसी बातचीत के द्वारा पहुंचा सकें। आज के साप्ताहिकी में हम चर्चा करेंगे अमेरिका और विश्व के समाचार की, लेकिन हमारी नजर बनी रहेगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। अफगानिस्तान अभी भी सुर्खियों में है। जानेंगे विस्तार से उसके बारे में और चर्चा करेंगे उसके कारण अमेरिका और प्रेसिडेंट बाइडेन की विश्व भर में घटती लोकप्रियता के बारे में। इसके साथ ही साप्ताहिकी में हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे भारत के मुख्य समाचार की और मिल बैठकर उसका एनालिसिस करेंगे। जानेंगे अफगानिस्तान के कारण गर्म होती भारत की राजनीति की और क्या तैयारियां हो रही है आने वाले प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर, जानेंगे विस्तार से। और अंत में हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की और दिन पर दिन उसके बदतर हालत की। पप्पू क्यों बर्बाद करने पर तुला है। कश्मीर की कहानी इस बार के लिए स्थगित की गई है। अगले सप्ताह आप साप्ताहिकी में कश्मीर के इतिहास पर पुनः हम लोग मिल बैठकर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के साप्ताहिकी के 56वें एपिसोड को और जानते हैं विश्व के ताज़ा समाचारों को। चर्चा करते हैं अफगानिस्तान के समाचार की। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था अभी तक के घटनाक्रम के टाइमलाइन को। आगे अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और काबुल में सरकार के अचानक पतन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को आलोचकों को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिकी क्रेडिबिलिटी को एक चौंका देने वाला झटका दिया गया है।
एलाइज अब इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं कि अमेरिका अपनी कमिटमेंट्स को बनाए रखेगा। नेटो एलाइज जिनके पास अफगानिस्तान में सैनिक थे, वे इस बात से दुखी हैं कि उन्हें अफगान कर्मचारियों और अपने नागरिकों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने उनसे सलाह तक नहीं ली। सो कमिटमेंट, credibility and communication with your allies is in the question. Where does that leave the only superpower in the world? तालिबान के द्वारा हराया हुआ और एलाइज के द्वारा संदेहास्पद नजर से देखा जाने वाला। But how do the people in America view it? President Joe Biden's approval rating dropped by 7 percentage points and hit its lowest level so far as the US-backed Afghan government collapsed over the weekend in an upheaval that sent thousands of civilians and Afghan military allies fleeing for their safety, according to a Reuters Ipsos poll. Biden's popularity dropped as the Taliban entered the capital Kabul, wiping away 2 decades of US military presence that cost nearly $1 trillion taxpayer dollars and thousands of American lives. The Washington Post ABC survey taken as Biden was under the height of criticism for the US withdrawal from Afghanistan shows that 51% of Americans disapprove of his job performance compared to 44% who approve. That marks the first time in the news agency's polls that the president is underwater, meaning a higher percentage have negative views of him than positive views. Overwhelmingly, Americans support extracting the nation from the 20-year war, but Americans are deeply dissatisfied with how Biden handled the withdrawal. 60% of respondents say they disapproved of how Biden has handled the situation in Afghanistan, while 30% said they approved of his approach. A new Rasmussen Reports National Telephone and Online Survey finds that 62% of the likely US voters believe Congress should investigate how the US withdrawal from Afghanistan was handled. According to another poll, the US withdrawal from Afghanistan was so badly handled that people think that President Joe Biden should resign because of it. However, most don't think Vice President Kamala Harris is qualified to replace Biden if he leaves office, and therefore do not want that option. कुल मिलाकर अगर गब्बर की भाषा में कहें तो बाइडेन ने अमेरिका का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया. According to Emerson poll, Donald Trump would beat Joe Biden if their electoral match was up repeated today, according to a new poll that comes as the president's approval rating continues to tank in the wake of the country's chaotic and deadly withdrawal from Afghanistan. Meanwhile, the US added just 235,000 jobs last month, falling way short of expectations amid fresh concerns over the pace of the labor market's recovery due to surging COVID-19 cases driven by the Delta variant, according to the feds. August numbers came in far below economists' expectations of 720,000 jobs to be added. Situations are not improving, and an unemployment dole is to end in September. America has abandoned dozens of contracted dogs in Afghanistan on the mercy of Taliban. Top Afghan policewomen are on the run after being left behind. Women judges and lawyers who were the product of 20 years of democracy are running for their lives from the brutal Taliban. Afghan interpreter Muhammad, who helped rescue the then Senator Joe Biden and 2 other senators in a remote area of Afghanistan way back in 2008, was left behind. And then the president talks about evacuation being a success. Sorry to say, Mr. President, I have a different yardstick on which you have failed and you have let America down. वही अल-कायदा जिसके कारण अमेरिका कहता है कि वो अफगानिस्तान गया था, उसी का नंबर 2 का सेनापति आज 20 साल के बाद वापस अफगानिस्तान आ गया है.
और बाइडेन कह रहे हैं कि तालिबान 2.0 बदला हुआ है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस दिख रहे हैं जिसमें मनुष्य के सर से तालिबानी फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या वही बदला हुआ तालिबान है? और बाइडेन साहब, आपको ये तालिबान पसंद है? Americans leaving has been best described in this cartoon. At least we leave the country as we found it. उधर अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद अब पंजशीर को छोड़कर हर जगह तालिबान का राज है। The lions of Panjshir are giving a befitting reply to these terrorists. And surprisingly, the media, instead of calling them freedom fighters, are calling them rebels. और नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक तालिबान के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार साझा करें। तालिबान को हथियारों का जखीरा मिल गया है और इन लोगों ने कश्मीर के मुसलमानों के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर की है। हाँ, चीन के उइघर मुसलमानों पर चुप्पी है। भारत को अपना कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वैसे तालिबानी भी जानते हैं कि भारत में मोदी का शासन है जो घुसकर मारता है, और ताजिकिस्तान में एयरबेस भी है जिसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के इवैक्यूएशन में किया गया था। उनका पासा उल्टा पड़ सकता है। They will never dare this kind of adventurism with Modi in the आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भारत की ओर और जानते हैं कि भारत के मुख्य समाचार क्या है, क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर, कहां है राजनीतिक हलचल। चलिए जानते हैं कि मोदी ने देश को कितना बुरा किया इन 7 सालों में। 42 करोड़ लोगों को बैंक में खाता खुलना ताकि सरकार द्वारा भेजी गई बेनिफिट्स सीधे उसके खाते में पहुंचे, न कि कई जगहों पर कटते हुए। या क्या यह किसी सरकार को पहले क्यों नहीं सूझा? 2. मुद्रा योजना के तहत 29 करोड़ लोगों के बीच 15 लाख करोड़ लोन सैंक्शन होना, क्या ये लोगों को स्वावलंबी बनाने की तरफ उठाया गया कदम नहीं है? और वो पैसे भी सीधे उनके खाते में। 3. भारत ने अपने खोज पर अपने साइंटिस्ट की बदौलत कोविड के वैक्सीन का निर्माण किया सिर्फ 1 साल के अंदर। क्या इस पर गर्व नहीं करना चाहिए? 4. शायद मोदी का परिभाषित और दीर्घकालिक योगदान वह तरीका होगा जिससे उन्होंने हमारी गौरवशाली सभ्यता की विरासत को हमारे आधुनिक डेवलपमेंट्स के साथ मिलाने में कामयाबी हासिल की। यह देश अब राम मंदिर के निर्माण का जश्न उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है जितना कि AST मिशन की सफलता में खुशी मनाता है या गगनयान के लॉन्च का इंतजार करता है। 5. आज विश्व भर में भारतीय लोगों को इज्जत से देखा जाता है, जिससे हर भारतीय को भारतवासी होने पर गर्व होता है। क्या ये अच्छी बातें नहीं है? लेकिन अगर आप सुनना चाहें तो देश को मोदी ने कितना बर्बाद किया, वो बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो बता देंगे। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें पिछले 7 साल से बंद हैं, जिनकी लेखनी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेकेदारी होने पर चलती थी। अब दुकानें बंद है तो मोदी कैसे पसंद होगा? और मोदी से नफरत में देश से भी नफरत करने लगे हैं ये लोग। देश के खिलाफ बोलना ही इनके अनुसार इंटेलेक्चुअल होने की निशानी है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने अगर धर्म को गाली देना सेक्युलरिज्म की पहचान है। और इसके साथ ही पार्टियों के जनता के प्रति उदासीन रवैये को देखते हुए एक गैर राजनीतिक संगठन ब्रह्म सेना ने उत्तर प्रदेश में अब की बार नोटा का वार का नारा दिया है। घर घर जाकर कार्यकर्ताओं ने इसका युद्ध स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखना है कि 2022 के चुनाव में ये क्या रंग दिखाता है। क्या इनके बिगुल बजाने से पार्टियां सुधरेंगी? क्या जनता को न्याय मिल सकेगा? साझा करें अपने विचार। अब की बार नोटा सरकार। अगले साल यानी 2022 में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी
वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में बेदखल होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां पिंकी के निर्देश में सब कुछ हो रहा है, पर 5 सीट की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। आखिर पार्टी की हालत इतनी खस्ता क्यों है, जानते हैं। बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की हालत मोहल्ले के उस जानवर जैसी हो गई है जिसे जो चाहे बगल से गुजरते हुए एक पत्थर मार देता है। हालत यह है कि कोई भी राज्य स्तरीय पार्टी जिसका अपना वजूद है, वो कांग्रेस पार्टी में से चुनावी तालमेल नहीं करना चाहता। पिछले बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2 युवाओं की जोड़ी बनी थी, पर नतीजा हाथ के चक्कर में साइकिल पंचर हो गई। इस बार साइकिल लेकर वह युवा दूर चला गया है। बुआ ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। नतीजा, एकला चलो रे। ऐसे माहौल में लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है, पर पिंकी और पप्पू सभी शीर्षस्थ नेताओं को उत्तर प्रदेश में पार्टी से बाहर निकालकर अलग थलग कर दिया है। कहावत है ना कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करने और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ उन्हें एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर पार्टी अपने आप को असम और बंगाल में जिनके साथ मिलकर अभी चुनाव लड़ी थी, उससे नाता तोड़ रही है। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब केरल में, जहां से पप्पू खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्टी 3 गुटों में बंट गई है। और मेरी जानकारी के मुताबिक पार्टी अब नेता आउटसोर्स करने वाली है। जमीनी स्तर पर काम करने का कोई मतलब नहीं है, पार्टी में अपना योगदान देने का कोई मतलब नहीं है। बहस जारी है कि पीके को पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया जाने वाला है। क्या ये साबित नहीं करता कि पप्पू फेल हो गया है? लेकिन मुझे कुछ चीजें समझने में दिक्कत हो रही है। आप समझाने की कोशिश करें। विभिन्न मंचों पर कांग्रेसी स्पोक्सपर्सन दावे से कहते हैं कि उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। मेरा सवाल उनसे है कि राहुल यानी पप्पू है कौन? पार्टी का एक्स प्रेसिडेंट या कुछ और? फिर ये सभी फैसले कैसे लेता है? मीटिंग्स में सबसे बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट पर बैठता है। क्या कांग्रेस पार्टी एक्स प्रेसिडेंट्स को इतनी इज्जत देती है? याद करें, सीताराम केसरी तो अध्यक्ष थे, तब उनके साथ क्या सलूक किया गया था? उनको 24 अकबर रोड के कमरे में बंद कर दिया गया और सोनिया जी की ताजपोशी हुई थी। क्या ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अलावा कहीं और हो सकता है? और आखिर में एक सवाल अपने पार्टी के लोगों से। आप हल्ला मचा रहे हो कि राजीव जी के नाम का कई जगहों पर से हटाया जा रहा है, पर क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जिसका ससुर देश का प्रधानमंत्री था, उसकी पत्नी देश की प्रधानमंत्री थी, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री था। क्या उनका पोता, पोती, बहू कभी उन्हें याद करते हैं? जो अपनों के नहीं हुए, वो ये सोच आपके लिए छोड़ता हूं। आज के लिए इतना ही। वीकली टेक्स साप्ताहिकी के 57वें एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राजनीति की और विश्व के समाचार की, पर हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। अफगानिस्तान के ताजा समाचारों और उससे भारत में बढ़ती राजनीतिक हलचल पर नजर डालेंगे। तालिबान की सरकार बननी है जो अभी फिलहाल रुक गई है। आज अनाउंसमेंट होना था। अपने विचार साझा करें ताकि हम एक बातचीत का सिलसिला जारी कर सकें। भारत के समाचार और उनका विश्लेषण, कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और कांग्रेस पार्टी की कहानी और भविष्य पर चर्चा होगी अगले शनिवार को साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में। कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम साप्ताहिकी फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर सब्सिडी गैस पर, चावल पर, गेहूं पर हो क्या रहा है। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। हाँ, प्रोग्राम को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।